असाध्य रोगों से पीड़ित और खास करके जिनको क्रॉनिक डायबिटीज है, क्रॉनिक ब्लड प्रेशर है, क्रॉनिक अस्थमा आर्थराइटिस, क्रॉनिक स्टमक डिजीज, फैटी लिवर, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन, पास फिसर फिस्टुला और इसी तरह से आंतों की कमजोरी, लीवर की कमजोरी के साथ साथ बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया है। बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। बात बात में सर्दी जुकाम बुखार, थोड़ी सी गर्मी लगी तो लू लग गई, उल्टी दस्त हो गई। आज मैं आपके सामने जिंदगी के 50 पार करके खड़ा हूं, एक बार भी लू नहीं लगी है, एक बार भी कभी दस्त नहीं लगे, एक बार भी बुखार नहीं हुआ। हाँ, गुरुकुल में पढ़ते समय जब बहुत ज्यादा मच्छरों ने काटा उस समय वो एक्सेप्शन है, और वो भी आज से करीब 35 साल पहले के आसपास की बात है। खैर, मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा हूं, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है। फिर नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज इंग्लिश में बोलते हैं, असंक्रामक रोग हिंदी में, माने जो छूत के रोग नहीं है, माने जैसे टीबी है, जैसे यहां तक कि सर्दी जुकाम का साइनस, ये जिनको क्रोनिक होता है उनसे आपको लग जाता है। वो यद्यपि ऐसा नहीं है कि जैसे टीबी है तो वो तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन ये जो जुकाम है, जुकाम एक से दूसरे को ट्रांसफर होता है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, वो अलग है। नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज में सबसे बड़ी बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी। ये देखने में ऐसा लगता है आदमी मोटा ही तो है, लेकिन मोटापा के कारण से ब्लड प्रेशर, मोटापा के कारण से ब्रेन हेमरेज। आप कहेंगे ब्रेन हेमरेज मोटापा से कैसे हो गया? मोटापा के कारण से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मोटापा के कारण से व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, मोटे व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने की ज्यादा संभावना होती है। अरे और तो और मोटे व्यक्ति को कैंसर होने की भी ज्यादा संभावना होती है। ये जो फैट सेल होते हैं ये कैंसर सेल्स के खुराक होते हैं, फूड होते हैं। माने फैट सेल, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये जो आहार, इसी तरह से पॉल्यूशन, हैवी कैफीन इंटेक, हैवी सॉल्ट इंटेक, अल्कोहल, ये सब कैंसर को इंक्रीज करने वाले, कैंसर की खुराक हैं। तो मैं कह रहा था मोटापा के कारण से कैंसर, बीपी, शुगर, मोटापा के कारण से ब्रेन हेमरेज, बैकएक, घुटनों में दर्द। अब ये नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज में सबसे बड़ी समस्या ओबेसिटी। सेकंड, नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज में जो बहुत ज्यादा है वो बीपी और शुगर, ये दो बड़ी बीमारियां, और इसका पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में कोई क्योर नहीं है। आप बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं मोटापा के लिए, या लिपोसक्शन करवाते हैं, या आप उपवास रखते हैं, डाइट कंट्रोल ही नहीं करते, माने खाना ही बंद कर देते हैं। कुछ आजकल के बच्चे ऐसे भी करते हैं, खास करके शादी से पहले पतला होने के लिए बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन बाद में चक्कर आते हैं, गिरते रहते हैं, बुरी हालत हो जाती है, फिर शरीर लटक जाता है, इधर से हाथ लटक रहे हैं, फिर पूरे शरीर में जो है वो निशान पड़ जाते हैं, ऐसे जो है बहुत खराब हालत हो जाती है। मोटापा, फिर बीपी, शुगर, इनका कोई कंट्रोल तो हो सकता है दवाइयों से, फिर भी कॉम्प्लिकेशन से नहीं मिटा सकते आप। माने शुगर के कारण से लोगों की किडनियां खराब हो रही है, और ये अब कॉमन हो गया है। डायलिसिस जिन भी हॉस्पिटलों में होता है लाइन लगी रहती है। मैंने तो देश में कम से कम नहीं हो गया तो 50-100 हॉस्पिटल तो अपने आंखों से देखें वहां। लेकिन मुझे लोग समझे हम ये अपने ट्रस्ट की ओर से चला रहे हैं, लोगों को आजकल डायलिसिस बहुत कराना पड़ता है, महंगा होता है बड़े हॉस्पिटलों में, तो हमने अपने ट्रस्ट की तरफ से, हमने अपने फैमिली की तरफ से ये हमने चैरिटी के लिए किया हुआ है। डायबिटीज से लोगों को किडनी फेलियर ज्यादा हो रहा है, बीपी के कारण से किडनी फेलियर, दोनों से। फिर डायबिटीज के कारण से लोगों को गैंग्रीन, न्यूरो प्रॉब्लम्स, डायबिटीज के कारण से लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक, ये साइलेंट किलर होता है, बहुत खतरनाक होता है। डायबिटीज के कारण से लोगों को जो
ऑर्गन फेलियर वाला जो पार्ट है, जब बिल्कुल डायबिटीज लो हो जाए या हाई हो जाए, दोनों स्थितियों। फिर बीपी के कारण से किडनी फेलियर, बीपी के कारण से हार्ट फेलियर, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, ये तो कॉमन है। और हाँ, शुगर के कारण से लोगों की आंखें भी बहुत खराब होती है। करीब 80% लोगों को आंखों की कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या होती है, और 2% लोग तो डायबिटीज के कारण से अपनी आंखें ही खो देते हैं। मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूं, और ये आश्वासन कोई राजनेताओं की तरह नहीं है, ये मेरा जो प्रॉमिस है आपसे, ये साइंटिफिक प्रॉमिस है। मैं आपका एक दिन में आधा किलो से 2 किलो वेट कम करूंगा रेसिडेंशियल कैंप में। घर में आप जैसे मैं कहता हूं वैसे नहीं करते हूं, जितनी देर कराता हूं उतनी देर नहीं करते, जैसा कहता हूं वैसे डाइट नहीं लेते हैं। और डाइट में हम आपको खिलाएंगे सुबह, दोपहर, शाम, बल्कि 4 बार आपको खिलाएंगे। लेकिन क्या खिलाएंगे? जो हमें खिलाना है और जो आपको खाना चाहिए। डायबिटीज में आधा किलो से 2 किलो में वेट कम करूंगा। 90% लोगों की पहले ही दिन से शुगर की दवाइयां बंद होंगी। ग्लूकोमीटर रखेंगे, चेक करेंगे आपका। जब शुगर आपकी कंट्रोल आ गई योग से और फिर भी आप दवाई ले रहे हो तो डाउन चली जाएगी, वो डेंजर है आपके लिए। ऐसे ही बीपी कि करीब करीब 90% लोगों की पहले ही दिन से बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, लीवर, फैटी लीवर की दवाइयां। फिर लोग एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए, इंसोम्निया के लिए दवाइयां लेते हैं। ये पहले दिन से दवाइयां बंद कराऊंगा मैं आपके। हमारा अभियान है दवा मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत, और इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आंखों के सामने। डेली आपका बीपी चेक होगा, डेली आपका शुगर चेक होगा, डेली आपका वेट चेक होगा, और प्री और पोस्ट आपके बाकी सारे टेस्ट होंगे, लीवर के, किडनी के, थायराइड के, होल बॉडी चेकअप होगा आपका। ये हम आपको करके देंगे। 7 दिन में जिनका हीमोग्लोबिन, उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ा करके देंगे। जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है लेकिन डायलिसिस पर है, उनको हम अभी शिविर में नहीं ले पाएंगे। यदि आपका 2, 2.5, 3, 4 तक, आपका 5 तक भी है, तो भी हम उन किडनी पेशेंट्स को भी लेंगे। और विद इन ए वीक आपका आधा से लेकर के 2 पॉइंट तक क्रिएटिनिन कम करके दिखाएंगे, जो वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता। आज मैंने कहा, बहुत वर्षों से जिनको प्रतीक्षा थी मोटापा के रोगी कि स्वामी जी के पास जाएंगे, 7 दिन तो 8-10 किलो वेट कम हो जाएगा, वो नेचुरोपैथी वाला, योगग्राम वाला प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ये वहां पर काफी प्रकार के ट्रीटमेंट्स भी देते हैं। ये जो मैं करवा रहा हूं, ये विशुद्ध रूप से योग से, और डाइट कंट्रोल बोलो या उसको बैलेंस डाइट बोलो, ये तो करना ही पड़ेगा उससे। और फिर योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, थोड़ा आपको मौन भी करवाएंगे। 2 टाइम योगाभ्यास होगा। दिन में आपको योगा निद्रा भी करवाएंगे, जो कि ध्यान का ही एक बहुत सरल सहज रूप है। खैर, तो मोटापा, मधुमेह, ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई और लो, कोई बात नहीं है। क्रिएटिनिन जिनका बढ़ा हुआ है, किडनी के रोगी, लेकिन 4-5 से ज्यादा क्रिएटिनिन नहीं होना चाहिए आपका। हाँ, ये खास बात है। डायलिसिस पर आप नहीं होने चाहिए। फिर फैटी लीवर, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कोलाइटिस, पायस फिशर फिस्टुला, एस्थमा, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के रोगियों का मैं शिविर के दौरान नहीं, ESR, यूरिक एसिड, ASO, जिनका पॉजिटिव है, ESR पॉजिटिव बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव है, और RA फैक्टर 20 होना चाहिए। जिनका 200 भी हो गया, मैंने उनको क्योर किया है एकदम नॉर्मल। ये बड़ी बातें हैं। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, बीपी क्योर हो जाता है, थायराइड क्योर हो जाता है, फैटी लिवर ठीक हो जाता है। मैक्सिमम 99% बीमारियों की दवाइयां बंद कर देते हैं। हाँ, जिनको डायबिटीज है और इंसुलिन पर हैं, तो उनका एकदम से इंसुलिन बंद नहीं करते। मान लीजिए 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं, तो हो सकता है पहले दिन आपको 25 यूनिट लेनी पड़े, फिर 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, और फिर मैक्सिमम लोगों की 7 दिन में इंसुलिन तक भी बंद। दवाई तो बंद हो ही जाएगी फर्स्ट और सेकेंड डे। दिस इज साइंटिफिक मैथड।
ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। खैर, ये तो मैंने कुछ बड़ी बीमारियों के नाम लिए, और इम्यूनिटी यहाँ जिनकी बहुत वीक है, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती है, और बहुत से लोग डिप्रेशन में रहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, मन खुश नहीं रहता है, घर परिवार संसार में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है जिससे कि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और इसके बाद फिर एक वो तो सिजोफ्रेनिया और बड़ी खतरनाक स्थितियों में पहुंच जाते हैं। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये बड़े कारण हैं बीमारियों के, इन सब का निवारण होता है। मैं आज आपको, ये तो मैंने एक आपको रोगियों को खास करके ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, मैंने खुशखबरी दी है, जो आपके चाहत थी बहुत अरसे से, वर्षों से, जो नहीं आ पाते थे। मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाऊँ, फ्लाइट में हूँ, कहीं पब्लिक के बीच में, स्वामी जी हमें आपका कैंप करना है, कब होगा? मैंने कहा भाई आप आस्था चैनल देखते रहा करो, मुझे फेसबुक, ट्विटर पर, यूट्यूब पर फॉलो करते रहा करो, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये जानकारी मुझे पहले देनी थी। अब मैं थोड़ा सा जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि स्वामी जी कहाँ आ गए। ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब है। हमारे इसके हेड हैं डॉक्टर अनुराग गुप्ता जी, जो मेरे सामने हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें दुनिया में 10 वो बड़े लोग जिन्होंने हेल्थ के सेक्टर में कुछ बड़ा काम किया, मैंने दुनिया के 10 बड़े लोगों में पूज्य आचार्य बागशन जी को सम्मिलित किया और वहाँ पर सम्मानित किया। और उसमें आचार्य जी ने संस्कृत में लेक्चर भी दिया और डॉक्टर अनुराग उनके साथ में थे। दूसरे हमारे डॉक्टर हैं प्रदीप जी। ये तो देखते हैं ये सब केमिस्ट्री। यहाँ कितने प्रकार की लैब हैं? यहाँ 3 प्रकार के लैब हैं स्वामी जी। हमारे पास केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिससे कि किसी औषधि के अंदर, कहते हैं ना मेडिसिनल कोई इसके अंदर पावर है, उसका पता लगाने के लिए ये अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग की प्रक्रिया यहाँ विकसित की गई। और ये वर्ल्ड की लेटेस्ट बेस्ट लैब है ये। और यहाँ पर सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं। ये भी जो है, ये भी काफ़ी बड़ा इक्विपमेंट है जो सामने रखा है। हाँ, ये स्वामी जी नैनो स्ट्रिंग है और ये बताता है कि एक सेल के अंदर आरएनए के एक्सप्रेशन प्रोफाइल को ये हम इसके थ्रू चेक कर लेते हैं। और एक बीमारी को अगर डिटेल में देखना हो तो वो भी इसमें हम, तो इसमें कहाँ, इसमें बीमारी की सेल्स को कहाँ से डालते हैं? इस बीमारी के सेल्स एक्चुअली इसके अंदर से जाते हैं। ये एक चैप्टर खुलता है और उसके अंदर हमसे लोड कर देते हैं। अभी ये बंद है। और उसके बाद ये आराम से 770 जीन एक सेल से नाप लेता है। और 770 जीन, 770 जीन जो क्रिटिकल जीन है हम एक बार में नाप सकते हैं। कैंसर के वो सेल्स भी इसी में हम आराम से डाल सकते हैं और वो देख सकते हैं ऐसे कौन से ऑन्कोजीन हैं जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, और हमारी जो दवाइयाँ हैं उनका उन सेल्स पे, उन जीन्स पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ जो कैंसर के लिए दवाइयाँ दे रहे हैं, हीरक भस्म देते हैं हम लोग, संजीवनी बूटी देते हैं हम लोग, उसमें स्वर्ण वसंत मालती रस देते हैं, गिलोय देते हैं। गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, नीम, यह हम सब कैंसर पेशेंट को व्हीट ग्रास, 5 चीज़ें तो सबको बोलते हैं। गोमूत्र देते हैं। तो उसका खैर क्या असर होता है उसको मापने के लिए तो एक है हमारे यहाँ पर। यहाँ जैसे खेती में लोग टिश्यू कल्चर का यूज़ करते थे, कि जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, चाहे वो जड़ी बूटियाँ हों या फलदार वृक्ष हों, जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते थे, उसको लोग टिश्यू कल्चर के द्वारा मल्टीप्लाई करते थे। हम यहाँ बीमारियों के सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। टिश्यू कल्चर लैब है हमारी, उसमें हम यहाँ तो बीमारियों के सेल्स को पहले खरीदते हैं। ये कितने महंगे मिलते हैं? एक सेल लगभग 1 लाख रुपए से शुरू होता है। एक सेल मतलब एक सेल का पॉपुलेशन, हाँ, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 लाख से एक बीमारी के सेल खरीदे जाते हैं। बताओ, बीमारियों को खरीदने के लिए भी पैसा खर्च करते हैं हमारे अनुराग जी। ये तो बड़ा खराब काम है डॉक्टर साहब। खैर, तो ये थोड़ा मैंने मजाक किया है, लेकिन
जैसे कैंसर के सेल खरीदने हैं तो जो है एक सडन सेल्स होते हैं उसके अंदर, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार में लगभग 1 मिलियन सेल, लगभग 10 लाख सेल्स एक वायल में आ जाते हैं। कितने में आ जाते हैं? इतने में आ जाते हैं, इतने छोटे से, इतने छोटे से 1 लाख का करीब है। फिर हेपेटाइटिस के सेल्स, हेपेटाइटिस के सेल भी लगभग इसी प्राइस में आ जाते हैं। लेकिन जो बहुत स्पेसिफिक सेल हैं, ऐसे जो किसी एक ऐसे पेशेंट से निकाले गए हों जो बहुत रेयर हो, तो उनका कीमत बढ़ता जाता है। कुछ सेल ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए तक के वायल तक में। हमारे पास एक ऐसा है। जैसे जो है ये, लेकिन जैसे जो किसी रोगाणु विशेष से जो सेल डिजीज़ होती हैं, तो उनके जैसे इसमें तो क्योंकि जो हेपेटाइटिस जैसे रोग हैं इनमें तो रोगाणु विशेष होते हैं। कैंसर है तो ये वैसा कोई रोगाणु नहीं होता है, लेकिन ये सेल के अंदर ही डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्टिव सेल है। जैसे टीबी के सेल हैं, ये तो बहुत आयत में होते हैं, ये तो सस्ते होते होंगे, बहुत सस्ते मिलते हैं और बहुत सारे मिल जाते हैं। हाँ, क्योंकि तो थोक में ले लो, थोक में मिल जाते हैं। हाँ, फिर लेकिन और जो बहुत ही क्रिटिकल ऐसे डिजीज़ होती हैं जो रेयर होती हैं, जैसे हाँ, उनके सेल भी फिर रेयर ही होंगे, उनको इकट्ठा करने में। क्या स्वामी जी, कैंसर में भी बहुत टाइप के सब टाइप्स हैं। तो अगर बहुत रेयर कैंसर हम पकड़ रहे हैं तो वैसे पेशेंट्स बहुत कम होते हैं और फिर उनको ले पाना बहुत मुश्किल होता है। करीब पहले तो 250 प्रकार का डायग्नोज किया गया था कैंसर, अब तो उससे भी और ज़्यादा बढ़ गई होगी संख्या, बहुत ज़्यादा, 400-500 हो गया। हाँ लगभग, और इससे भी ज़्यादा हो गया। अच्छा तो मैं क्योंकि शुरू में जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल से लेकर के वहाँ पर जब मैंने कहना शुरू किया कि आप ये ऑक्सीजन थेरेपी से कैंसर को ठीक कर सकते हो, ब्रीदिंग थेरेपी से, तो वो उन लोगों ने इसके ऊपर सीधा ही किया कि सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन दे दिया कैंसर सेल्स को। तो उन्होंने सबसे पहले जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। ये वाक्य मैंने आज से 10 साल पहले बोला, जब ये 2007 में उन्होंने ये, जब मैंने इधर से बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा चलो इस पर काम करते हैं, कोई हिंदुस्तान का एक सन्यासी बोल रहा है, ज़रा उसकी बात को जांचो, ज़रा देखो तो सही जो ठीक है कि गलत बोल रहा है। तो फिर मैंने 2007 से लाइन पकड़ी थी, आज 12 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद तो मुझे ह्यूस्टन का, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है, वहाँ पर भी बुलाया था। खैर, तो हम यहाँ पर टिश्यू कल्चर लैब भी हमारी, फिर ये अलग अलग प्रकार की, जैसे बताए कि केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी का है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनिमल हाउस है, और इससे भी बड़ी बात आगे क्योंकि यहाँ पर हम ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा फुल साइकिल है, माने पहले तो बीमारियों को के सेल्स को इकट्ठा करना, उसको मल्टीप्लाई करना, और उसका सेल लाइन ट्रायल एक प्रोसेस होता है। फिर सेल लाइन ट्रायल के बाद एनिमल ट्रायल से होता है, और एनिमल्स में भी किस एनिमल पर कर रहे हैं हम? अभी हम काम कर रहे हैं रैट पे, माइस पे, रैबिट पे और ज़ीब्रा फिश पे। माने चूहा, खरगोश, मछली और चूहिया। चूहा, चूहिया, इसमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर है। रैट और माइस दो अलग अलग चीज होती हैं, तो हिंदी में दोनों को शायद चूहा ही बोलते होंगे, बट बायोलॉजिकली दोनों अलग अलग चीज़ हैं। चूहा, चूहिया ऐसे छोटी चूहिया होती है, मतलब नहीं, उसमें अंतर होता है। अंतर होता है, वजन का भी अंतर होता है। जो माइस है वो लगभग 25 ग्राम की होती है और चूहा लगभग 250 ग्राम का होता है। तो और भी तगड़ा हो जाता है, और भी तगड़ा, माल खाने को, माल खाना और माल भी बहुत सारा खाता है। उन्हें हम जो माल भी खिलाते हैं वो सब इम्पोर्टेड होता है और उनकी एक फिक्स डाइट होती है। यहाँ ये तो गलत बात है। अब चूहे भी विदेशी हैं क्या आपके पास? चूहे भी विदेशी हैं स्वामी जी, क्योंकि क्या है कि जो मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी है। अब बताओ, कुछ लोग कहेंगे देखो बाबा जी स्वदेशी का गीत गाते हैं और चूहे विदेशी मंगाते हैं, तो यार इसमें तो कोई करोगे, चूहे तो यहाँ पैदा कर लो। जैसे हमने केचुए का खाद बनाया तो हिंदुस्तानी केचुआ हमने ले लिया और उसका खाद बढ़िया है, उसमें मरकरी भी नहीं होता है उस खाद के अंदर, और बहुत अच्छा बनाता है। तो अभी चूहे डेवलप ही नहीं किए जो मेडिकल रिसर्च में काम आए। नहीं, अभी इंडिया में एक्चुअली ब्रीडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। खैर, अभी जो हम चूहे ले रहे हैं उनकी ब्रीडिंग यहाँ होके ही आ रही है, पर उनके माताजी, पिताजी, दादाजी, अच्छा, मतलब वो उनके नस्लें बाहर की हैं, क्योंकि हाँ। वो तो मतलब वो अब है तो वो स्वदेशी ही, हाँ, लेकिन वो नस्ल विदेशी है, ये बात है। चलो खैर, तो चूहा, चूहिया, खरगोश और मछली। अभी कुत्तों पर भी तो कुछ कुत्तों पे काम शुरू किए। कुत्तों पे काम शुरू।
तो ये एक एक एनिमल का भी परमिशन लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि किसी को भी अपने लैब में ला के घुसा दिया और खाना खिलाया और बीमार कर दिया और जब उसके ऊपर उपचार करना शुरू कर दिया कि देखो हमने ये ट्रायल कर दिया, फिर तो हमारा ट्रायल शुरू हो जाएगा कोर्ट में। खैर ये, लेकिन यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च के बारे में आपको बता देते हैं पहले, क्योंकि मैं इसलिए इन बातों को बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम आपका मोटापा कम करेंगे, आपका बीपी ठीक करेंगे, आपका शुगर ठीक करेंगे, आपका लीवर ठीक करेंगे, फैटी लीवर ठीक करेंगे, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को अच्छा करेंगे, हम आपकी किडनी को अच्छा करेंगे। तो ये हमने इसके ऊपर रिसर्च किया। तो 4-5 रिसर्च के बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं। तो अभी जो हमारा लेटेस्ट रिसर्च अभी हमने पब्लिश किया है एक नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में, वो नेचर बता भी दो, ये कि नेचर मतलब प्रकृति नहीं है, नेचर ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा जर्नल है जहां पर ये रिसर्च पेपर्स छपते हैं। और जो पूरे वर्ल्ड में एलोपैथी के लिए बोला जाता है ना कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, कि ये दवाई कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कितनी देर लेनी चाहिए, उसके लेने के क्या परिणाम आते हैं। तो कहते हैं इसके तो सारा का सारा ये साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, ये लोगे तो इतना देर में रिजल्ट आएगा। और वो 50% से लेकर के और किसी किसी का तो 99% तक रिजल्ट होता है। वैसे एवरेज सक्सेस रेट करीब 80-90%, हाँ ऐसा होता है। खैर तो जो है एलोपैथी वाले जो ड्रग्स तैयार करते हैं उसके लिए ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइकिल होता है। तो वो साइकिल हमने किन किन चीज़ों का पूरा किया है, उसके ऊपर रिसर्च पेपर हमने फिर पब्लिश किए। तो वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा जर्नल है नेचर, तो उसके अंदर ये अभी हमने पब्लिश किया है। जैसे स्वामी जी आपने कहा था कि अश्वशिला नाम की हमारी दवाई है जिसमें अश्वगंधा और शिलाजीत मिक्स किए हुए हैं, उसको हमने टेस्ट किया था अर्थराइटिस के ऊपर। और हमने जैसे बताया स्वामी जी ने, हमने चूहों के अंदर अर्थराइटिस पैदा की, हाँ। एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी देके, और उसके बाद चेक किया कि जो हमारी दवाई है उस दवाई का कैसा इफेक्ट इस पर आ रहा है। और जो हमारे डेटा थे वो बहुत ही एक्साइटिंग थे, बहुत ही अच्छे थे, और जर्नल ने भी बहुत ही तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया, और वो अभी पिछले हफ्ते ही पब्लिकेशन के लिए आ गया है। तो अश्वशिला का तो ये हुआ। अभी हमने उसका भी तो किया, सर्वकल्प क्वाथ का। सर्वकल्प क्वाथ का यूज किया है हमने लिवर के लिए, लिवर सिरोसिस और लिवर हाइपरट्रॉफी। उसमें हमने चेक किया फैटी लिवर कि वो ऐसे एनिमल्स, ऐसे चूहे जिनके लिवर में डैमेज पैदा हो चुके थे या जिनमें हमने पैदा किए, दोनों केसेस में हमने फिर ये चेक किया कि अगर हम सर्वकल्प क्वाथ देते हैं उनको तो एक अच्छी रिकवरी दिखती है, और वो रिकवरी बहुत दिन तक बनी रही। और एक काफ़ी ऐसा दिखा डेटा जो स्ट्रॉन्ग था, और वो भी अभी फ्रंटियर्स जर्नल में अंडर कंसिडरेशन है। तो लीवर के ऊपर भी हमने रिसर्च किया है, बहुत अच्छे और जबरदस्त उसके रिजल्ट है। माने लीवर के नाम पर जो औषधियाँ लोग बाजार में बेचते हैं और लोगों को एक तरह से ठगते हैं, लोग बहुत ठगे जाते हैं। अर्थराइटिस के नाम पर कितने लोग स्टीराइड देते हैं, पेन किलर्स की हाई डोज देते हैं, कोई एलोपैथी वाले भी लोगों को ख़राब करते हैं। वो तो एलोपैथी की कह के ही देते हैं, फिर भी लोग फंसते हैं तो फंसते ही हैं। लेकिन बहुत से आयुर्वेद के नाम पर स्टीराइड मिला करके, पेन किलर्स मिला करके रोगियों को दे देते हैं, और लोग अरे मेरे तो दर्द ठीक हो कि तुम तो वैद्य ने बहुत अच्छी दवाई दी, इसके नाम पर वो ठगी होती है। और लीवर तो बहुत खतरनाक लोग आज बहुत बड़ी संख्या, जैसे बीपी, शुगर, अर्थराइटिस के पेशेंट बहुत हैं ऐसे। अब तो चेक कराने पर पता लग रहा है कि करीब अलग अलग एरियो के अंदर 25 to 50% लोगों को या तो फैटी लिवर शुरू हो गया या फैटी लिवर हो चुका है। मतलब ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे हमने रिसर्च किया है मुक्तावटी और मधुनाशिनी, बीपी और शुगर पर भी तो किया, वो भी तो बताओ। तो मुक्तावटी पे हमने चेक किया हुआ है ब्लड प्रेशर के चेंज के लिए, और वो हमने प्री क्लिनिकल मतलब चूहों के अंदर और क्लिनिकल ट्रायल्स दोनों रन किए हैं। और हमारे पास एक बहुत ही एक्सटेंसिव डेटा सेट है, जो लगभग कुछ लाख पेशेंट्स उसमें ऑलरेडी हैं लिस्टेड स्वामी जी, और उनका डेटा बहुत मैंने आदमियों पर तो किया हुआ है ही, चूहों पर भी किया, मैंने एनिमल ट्रायल टू ह्यूमन ट्रायल कि आपको बीपी है तो कैसे वो ठीक करता है, बीपी मुक्तावटी से कैसे ठीक होता है। तो उसका रिजल्ट कितना था? उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और हमारे पास जितने चूहे थे जिनका हमने बीपी बढ़ा के लगभग ये पहुंचा दिया था 160 तक, और वो उतर के नीचे 80-90 तक आ चुका था विद सिग्निफिकेंट। क्या बात है।
तो चूहों का कितना तक बढ़ा लेते हो? चूहों का उसके आगे बढ़ाते नहीं है क्योंकि एथिकल वाले अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, तो वो एथिक्स ये भी है। 160 से आगे बढ़ाने लोगों का तो 200 तक बढ़ जाता है। तो वो मैंने 160 तक भी चूहे का तो वो तो आदमी से कम ही कैपेसिटी है ना उसकी, तो उसका 160 बढ़ना का मतलब आदमी का 200 सवा 200 भी या 250 भी तो उसको कंट्रोल कर देगी मुक्तावटी। तो मुक्तावटी पर इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो लोगों को पता नहीं है, लोग कितने ठगे जा रहे हैं। मैंने बीपी की दवाई खा ली उन्होंने, किसी ने 10, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख रुपए की, किसी ने 5-10 लाख रुपए की, उसके कारण से किडनियां खराब कर ली हैं, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ गया है, उसका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ गया है, मैंने क्या क्या नहीं हो गया है लोगों को बीपी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऐसे शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशन मिलकर आँख, हार्ट, किडनी और नर्वस सिस्टम, गैंग्रीन, तीनों मेजर किए स्वामी। ये एक्चुअली जैसा अभी शुरू में आप बता रहे थे कि मधुनाशनी भट्टी को हमने टेस्ट किया उन एनिमल्स कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, और रेटिनोपैथी आंख वाली और न्यूरोपैथी किडनी की, न्यूरोपैथी आपके नर्वस सिस्टम, हाँ, और नेफ्रोपैथी आपकी किडनी की। तो उन चूहों में हम एक्चुअली शुगर 400 तक ले गए, 400 तक, और उनको हाई फैट डाइट खिलाए गए। ये मोटे मोटे चूहे कर लिए हमने, तो उनको डाइट डाइट वो जो शुगर को बढ़ाने वाली डाइट है वो सारी हेल्दी, और वो उनको फैट ज़्यादा दिया और उनको उनके पेनक्रियास में थोड़ा सा डैमेज पैदा किया दवाई देके, तो उनका शुगर लेवल 400 पहुंच गया और टाइप 2 डायबिटीज़ उन्हें पैदा हो गई। उसके बाद जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमने सब मेजर किए और फिर अपनी मेडिकेशंस दिए, जैसे कि मधुनाशनी भट्टी। और मधुनाशनी भट्टी ने 18 दिन के ट्रीटमेंट में रिवर्सल दिखाना शुरू कर दिया। क्या बात है। और हमने दिल पे भी नापा, क्योंकि किसी किसी पेशेंट्स में जो एओर्टा होता है, जो हार्ट के बाहर का हिस्सा होता है, उसमें भी सूजन आ जाती है डायबिटीज़ की वजह से। उसको भी हमने नापा और देखा कि वो भी लौट के वापस आना शुरू हो चुका है। और किडनी पर? किडनी पे तो बिल्कुल अच्छा इफेक्ट है। किडनी, आँख और नर्व सिस्टम काफ़ी अच्छा। ये 3 बड़े माने न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, ये 3 बड़े साइड इफेक्ट माने जाते हैं डायबिटीज़ के, और उसके ऊपर जबरदस्त मधुनाशनी का। और शुगर तो डाउन होती है, शुगर डाउन होती है, वो तो हो एक साथ शुगर डाउन हो रही है, सब कॉम्प्लिकेशंस दूर हुए, जबकि एलोपैथी की दवा लेते लेते कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। ये खास बात है। तो मधुनाशनी के ऊपर, मुक्तावटी के ऊपर, अश्वशिला के ऊपर, और जो सर्वकल्प क्वाथ है अपना जो कि लीवर के लिए है, उसके ऊपर हमने साइंटिफिक स्टडी पूरी कर ली है। मेधावटी के ऊपर जो मेधावटी पे भी काम चल रहा है स्वामी जी। मेधावटी अनिद्रा के लिए जबरदस्त है। 2 गोली सुबह शाम खिला दो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, अनिद्रा एक साथ, क्या जबरदस्त चीज है। लेकिन लोग परेशान हैं और सही रास्ते के बारे में उनको कोई बताने वाला नहीं और लोग भरोसा नहीं करते। मैं इसलिए कहता हूं अभी रेसिडेंशियल कैंप में आइए, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका बीपी ठीक होगा, आपका शुगर ठीक होगा, आपका एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक होगा, आप के लीवर किडनी की प्रॉब्लम, वो मैंने कहा कि डायलिसिस वाले पेशेंट नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर योग करने में दिक्कत आती है उनको। फिर जो है गैस, एसिडिटी, कहने को छोटी बीमारियां, लेकिन जिसको गैस होती है, कुछ को तो मैंने देखा और ऐसा करते करते उनको अटैक तक आ जाता है गैस से। हाँ, बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर पायस फिशर फिस्टुला, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, और फिर लीवर आते रेस्पॉन्ड ही नहीं करती। कुछ को तो खाते टॉयलेट, और कुछ को कुछ भी खा ले टॉयलेट ही नहीं होती, बहुत बुरी हालत है। आधी दुनिया कोलाइटिस से, आधी दुनिया कॉन्स्टिपेशन से, फिर इंडाइजेशन से, और इसके लिए क्या क्या दवाइयों के ऐड चलते रहते हैं। हमारा ये पंचारिष्ट ले लो, हमारा ये दसारिष्ट ले लो, ये हमारा ये इनो ले लो, फिनो ले लो, ये तमाम तरह का। फिर ये हमारा हाजमोला खा लो, हमारा ये क्या ना पुदीना हरा खा लो, पता नहीं क्या। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी की दवाइयों के बारे में, लेकिन बोल रहा हूँ कि भाई आप जो आपका नेचुरल साइकिल है आपकी बॉडी का, मुख के सलाइवा से लेकर के डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? डाइजेशन पेट से शुरू नहीं होता है, डाइजेशन मुंह से शुरू होता है। मुख का सलाइवा अच्छा होना चाहिए, फिर आपका स्टमक अच्छा होना चाहिए, जहाँ जाते इसको आमाशय पक्वास है, माने आपका जो भोजन है पहले आपके स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद फिर आंत शुरू होती है, उसमें से वो 32 फीट की यात्रा करके नीचे जाता है। यहाँ तो जाकर के एक तरह से वो घुलता है, घुलने के बाद हाथों में धीरे धीरे करके ऐसे करके उतरता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इधर से खाया नीचे से निकल गया, ऐसा नहीं होता है कार्यक्रम। ये सारा स्टमक
फिर उस स्टोमक को के अंदर उसको और आंतों के अंदर जो है जब वो डाइजेशन वाली जो प्रक्रिया उसमें अंदर से ही उसके अंदर से कुछ स्राव निकलते हैं, फिर कुछ भोजन के आपस में मिश्रण से कुछ उसके अंदर पाचन की क्रिया होती है, फिर उसमें कुछ लीवर मदद करता है, कुछ उसमें गाल ब्लैडर मदद करता है, फिर जो हमारा बॉडी की जो अलग अलग प्रकार की सबकी जो इम्यूनिटी है तो उसमें उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म जिसका अच्छा होता है उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। तो बॉडी पेट का भी एक मेटाबॉलिज्म है, वैसे हर ऑर्गन का अपना एक मेटाबॉलिज्म है। तो पेट का मेटाबॉलिज्म यदि ठीक होता है तो वो उसका डाइजेशन ठीक रहेगा। ये हम ठीक करते हैं योग से। खैर, तो आज आपको हमने एक थोड़ा ये भी बताया कि हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं। वैसे तो अलग अलग प्रकार के इस समय कितनी औषधियों पर रिसर्च चल रहा है? लगभग जड़ी बूटियां, अलग अलग सिंगल ड्रग्स और जो मिश्रित दवाइयां हैं, 120 जड़ी बूटियों पर काम कर रहे हैं। 120 जड़ी बूटियों पर एक साथ रिसर्च का कार्य कंटिन्यू चल रहा है। और उसके ऊपर ये तो अभी क्योंकि शाम को सब अपने घर जा चुके हैं, तो डॉक्टर अनुराग जी को जब पता लगा कि मैं इधर आ रहा हूँ तो ये यहाँ पर रुक गए थे। और प्रदीप जी जो है, तो डॉक्टर अनुराग जी इससे पहले आपने क्या क्या किया है? मैंने पीएचडी किया हुआ है। मेरा पीएचडी नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज TIFR बेंगलोर से है। उसके बाद मैं पोस्ट डॉक करने गया येल मेडिकल स्कूल में यूएस में। एंड देन जो फार्मा कंपनीज हैं उसमें मूव कर गया। रेनबैक्सी में काम किया, उसके बाद दाइची सैंक्यो एक फार्मा कंपनी है जापान की, वहाँ काम किया, और उसके बाद आपके साथ। तो अलग अलग जगह एक्सपीरियंस करके आए, तो हमने कहा कि अब विदेशियों की सेवा मत करो, विदेशी कंपनियों की सेवा मत करो, अब हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के लिए काम करो। तो डॉक्टर अनुराग जी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका धन्यवाद। और डॉक्टर प्रदीप जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आपको आगे अभी बताता हूँ इस पूरे अनुष्ठान के बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा। देखो कितना दुख, दर्द और कितने कष्ट में है दुनिया, ये सोच करके भी रूह कांप उठती है। माने कुल दुनिया की आबादी लगभग 750 करोड़ की, और उस 750 करोड़ की आबादी में आप समझो करीब 300 करोड़ लोग मोटे हैं। 300 करोड़ लोग, आधी आबादी मोटी। उसमें बच्चे भी आ गए, उसमें लेडीज भी आ गई, उसमें जेंट्स भी आ गए, उसमें बुजुर्ग भी आ गए। आधी आबादी मोटी, और कोई समाधान नहीं। मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि भाई आप प्राणायाम करो। अब देखो, मैं ये प्राणायाम करवा करके और डीप ब्रीदिंग से भी मोटापा अच्छा होता है। बताओ, कैलोरी जो है उसको बर्न करने के लिए आजकल आप कुछ भी खाते हैं तो पैकेट्स के ऊपर लिखा रहता है, खास करके जो पैक्ड फूड होता है, कि इसमें इतनी कैलोरी है। कैलोरी को बर्न करने के लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं। ये पहले बजट्स में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसे में ये एक्सपेंडिचर, खर्चे, ऐसे 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 शब्द प्रयोग होते थे मैनेजमेंट के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, बजट के अंदर। फिर जो है वहाँ पर उसके अंदर कितना इसमें सरप्लस है, कितना इसमें बहुत तरह के अलग अलग शब्द जो है कितना डेफिसिट है, ये चीज़ें वहाँ पर प्रयोग होती थी। अब मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। 1 मिनट में 7 से 15,000 कैलोरी आप बर्न कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पर मिनट 7,000 to 11,000 कैलोरी पर मिनट, 7,000 to 15,000 किलो कैलोरी आप बर्न कर सकते हो। किलो कैलोरी बोलते हैं इसको। किससे? जिनको बीपी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बैक एक होता है, कमजोरी होती है, उनको धीरे कराते हैं। जिनको कैंसर होता है, शुगर होता है, शुगर से, शुगर कैसे डाइजेस्ट होता है? एक एक सेल के अंदर, सेल का मुंह खुलता है, जैसे उसके पास में ये जाता है ना, ये तो
ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड के थ्रू जाता है ऑक्सीजन पूरी बॉडी में। तो सेल के अंदर अपना एक दिमाग होता है, न्यूक्लियस उसको बोलते हैं, वो सेल का मुंह खोल देता है, उसके अंदर घुस जाता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, और ये जा कर के जो है सेल के अंदर बर्न होते हैं। तो जब बर्न होते हैं तो जो बर्निंग होकर के जो एक तरह से प्रोसेस होता है, या आम आदमी की भाषा में बोले धुआं निकालता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसलिए जब आप छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ही पैदा हो रहा है सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो है जब ये जैसे ही ये ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, शुगर कम होगी, तो शुगर वालों के लिए डीप ब्रीदिंग, कैंसर वालों के लिए डीप ब्रीदिंग, मैंने कहा था ना, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। शुगर के लिए, कैंसर के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सीधा असर हो रहा है उसके लिए, और मोटापा के लिए। अब एक साथ देखो, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है, हमारा ओरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इससे। तो सामान्य, और फिर जो वजन कम करना है तो जोर से कराते हैं थोड़ा ऐसे। और जो मैंने किया, मैंने कहा ना 7,000 to 15,000 किलो कैलोरी पर मिनट कैसे बर्न होता है ये। लेकिन ये हेल्दी आदमी कर सकता है। अब जवान लोग दौड़ लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं उनके लिए। खैर, अब ये सिंपल टेक्निक है, ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है कि मैं प्राणायाम सिखा रहा हूं। क्या है प्राणायाम? सांस लेना सिखा रहा हूं, लेकिन ये रहस्य है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ये ऐसे ब्रीदिंग करने से मोटापा कम होता है, ब्रीदिंग करने से शुगर कम होती है, कैंसर दूर होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है, हार्ट अच्छा हो जाता है। जितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, उससे भी ज्यादा लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मरते हैं। हम ये वापस कह रहा हूं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हार्निया, बैक एक, वीकनेस है, वो फास्ट नहीं करना। और पूरे यंग है, मोटापा बढ़ा हुआ है, और कोई दूसरी दिक्कत नहीं है, मोटापा बढ़ा हुआ है, कैंसर है, अस्थमा है। अस्थमा वाले तो बहुत जोर से करेंगे तो सांस फूल जाएगा। माने वैसे तो जो कंप्लीटली हेल्दी और खाली मोटापा है, जवान बच्चों को भी आजकल बेटा बेटियों को मोटापा हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जोर से कर सकते हैं। आपको मैंने दिखाया कई बार, 5 मिनट में पूरे पसीने से तरबतर हो जाता है पूरा शरीर। है सिंपल टेक्निक है। ऐसे ही कपालभाति और सारी चीजें। अस्थमा तो रह नहीं सकते, इसलिए मैं कहता हूं अस्थमा क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, कपालभाति, उज्जाई भर के रोक के रखते, फिर दायां नाक बंद करके वहीं से छोड़ते हैं, सिंहासन, ग्रीवा संचालन, ये, और फिर हो सके तो सर्वांगासन कर लिया। थायराइड क्योर होता है ना, हम करके देते हैं क्योर, थोड़ा ये दबा देते हैं, बस ऐसे बोल देते हैं, कपालभाति भी करते रहो, दबाते रहो। थायराइड क्योर, अस्थमा क्योर, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, मात्र 3 प्राणायाम से। और बीपी के लिए मैक्सिमम 5 प्राणायाम और थोड़ा शवासन, क्या, अनुलोम विलोम, धीरे धीरे। भ्रामरी,
3 तो मुख्य प्राणायाम, और थोड़ी देर ओंकार ध्यान कर सकते हैं। कॉन्शियस ब्रीदिंग बोलो, विपश्यना बोलो, प्रेक्षा ध्यान बोलो या ओंकार ध्यान। 3 तो मुख्य प्रक्रिया होगी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। फिर शीतली, थोड़ी देर रोक के नाक से छोड़ दिया। शीतकारी, शीतली भी जीभ बार थी, अब जीभ दांतों के पीछे लगेगी और पांच चीजें कर ली। थोड़ा सांस निकली, थोड़ा पॉइंट दबा देते, स्ट्रेस खत्म, बीपी गायब। मीन्स ब्लड का प्रेशर जो चाहिए 80-120 तो रहेगा, और हम डेली चेक करें। थायराइड, अस्थमा, फिर आर्थराइटिस। प्राणायाम से तो वात रोग रह ही नहीं सकता, कितने ही भयंकर हो। ESR बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ASO पॉजिटिव है। और यहाँ हम औषधियाँ तो बहुत नाम मात्र देने वाले हैं, कुछ काढ़े आदि देने वाले हैं। कपालभाति, और कपालभाति के साथ साथ ये मंडूकासन, ये तो अद्भुत है। एक मंडूकासन बैठ करके, और एक पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन, नौकासन, तीनों में से कोई एक बैठ करके भी मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, कोई भी एक कर ले। इसकी खास बात यह है कि हम ऐसे 1 मिनट तक कम से कम नीचे रुकवाते हैं। ऐसे 1 मिनट यदि नीचे नहीं रुकते हैं तो फिर लाभ नहीं होता पूरा। लोग घर पे करते हैं 10-20 सेकेंड, हम कराते हैं मिनिमम 7 सेकेंड एक बार में, और 60 सेकेंड से एक बार में करने के बाद पूरा नहीं होता, फिर दोबारा तीसरी बार, ऐसे 5 बार करवाते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स को। तो पहले दिन से पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट होने लगते हैं। योग में कुछ बड़ी बातें हैं। एलोपैथी वाले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, अलग अलग सिम्टम्स, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, गैस एसिडिटी बढ़ गई, ESR बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो बोले भाई ये दवाइयाँ दे दो। हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट करते हैं, सिस्टम को अच्छा करते हैं। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है जो डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर दे। हम पेनक्रियाज के, लीवर के, किडनी के, आंतों के, हार्ट के, फेफड़े के, स्किन के, ब्लड के, ब्रेन के, आइज के डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर देते हैं। ऐसे 1 मिनट तक ऐसे नीचे झुका के रखते हैं, श्वास चलते रहते हैं। योग का सामान्य नियम है, जब पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे जाए तो श्वास बाहर, और जब एक स्थिति में रुक जाए तो लंबे लंबे श्वास लेते रहे। इससे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रीएक्टिवेट हो जाते हैं। बड़ी बातें हैं ये, बड़े सिद्धांत है ये योग के, कि हम सिस्टम को अच्छा करते हैं। अब सिस्टम में रिप्रोडक्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, DNA से लेकर के पूरे सिस्टम को, सेल, टिश्यू, ऑर्गनों, पूरे सिस्टम को हम अच्छा करते हैं। अब ये पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। और ये मंडूकासन, फिर ये ऐसे मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है, ऐसे ये भी 1 मिनट ऐसे कराते हैं। फिर जो कर सके तो शशकासन भी ऐसे करवा देते हैं, 1 मिनट बाद में कराएंगे, अभी तो खाली आपको बता रहे हैं। फिर सब तो बैठ नहीं पाते ना, इसलिए हम ये सबको सजेस्ट भी नहीं करते। मैं कहता हूँ जो कर सकें। अब छोटे बच्चों को भी तो टाइप 1 और 2 डायबिटीज हो रहा है, तो उनका भी इम्यून सिस्टम बेहतर कर देता है, और डोज कम हो जाती है दवाइयों की, इंसुलिन की, ये तो पक्का होता है, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। अब आगे जो करके थोड़ी जमीन पर टिकाना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इससे पेनक्रियाज एकदम अच्छा हो जाता है। ऐसे 1 मिनट तक आगे रुकवाते हैं ऐसे। तो ये मंडूकासन, शशकासन, और ये योग मुद्रासन भी आपको बताया। ऐसे ये वक्रासन भी बहुत अच्छा है, इसमें ऐसे घूम जाता है। इस
इसे पेनक्रियाज पर, पेट पर और पीठ पर साइंटिफिकली एक पॉजिटिव प्रेशर पड़ता है, उससे पेट और पेनक्रियाज, पीठ सब एकदम अच्छे हो जाती है डायबिटीज के लिए। और मैं कह रहा था लेट करके जो है ये पवन मुक्तासन तो अक्सर काफी लोग कर लेते हैं, 1 मिनट तक लेकिन करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। पहले दिन तो 1 मिनट नहीं हो पाता, लेकिन इच्छा शक्ति हो तो वो भी ज़्यादा बहुत कठिन नहीं है। हम तो कितने कठिन कठिन आसन करते हैं। फिर ये उत्तान पदासन है। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, ये भी हमने इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करवा दिया है। वर्ल्ड में पहली बार ये पतंजलि से आवाज उठी, स्वामी रामदेव ने ये स्वर दिया करोड़ों लोगों की भलाई के लिए कि बीपी क्योर कर सकते हो, थायराइड क्योर कर सकते हो, डायबिटीज क्योर कर सकते हो, आर्थराइटिस, अस्थमा और कोलाइटिस, पेट की बीमारियां, इन सबको क्योर कर सकते हो। ऐसे उठा करके रोके रखते हैं ये उत्तान पादासन। और फिर ऐसे जो कर सके तो फिर ऐसे नौकासन में ऐसे आधा से 1 मिनट तक ऐसे रुकवाते हैं। इसका सीधा असर पेट पर, पेनक्रियाज पर पड़ता है ऐसे। तो पहले दिन तो आधा मिनट ही हो पाता है, फिर हम दूसरी बार आधा मिनट करवाते हैं, फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे 1 से 5 मिनट एक पोज को कराते हैं, तो इसका पूरा लाभ होता है ऐसे। तो मैं कह रहा था हम डायबिटीज क्योर करते हैं, बीपी क्योर करते हैं, थायराइड क्योर करते हैं, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर करते हैं, मोटापा हम बिना किसी दवा के उसको भी क्योर ही कहते हैं। तो एक बार ठीक कर दे, बाद में तो आपको मेंटेन ही करना है। जब थक जाते हैं तो बीच में थोड़ा शवासन करा देते हैं, योग निद्रा करवा देते हो तो हम करवाते हैं। मोटापा के लिए 3 अभ्यास तो हम बताते ही हैं कि एक पैर जो है ऊपर उठाना, फिर नीचे लेके आना, फिर दोनों पैरों को एक साथ ऐसे उठा सकते हैं, ये करवाते हैं हम 25-50 बार, 100 बार, दोनों टाइम करवाते हैं। घर पे नहीं होता, अकेला व्यक्ति तो 5-10 बार घुमाया ऐसे ही, और फिर बस अरे बोले अब नहीं हो पा रहा, बस आदमी रुक जाता है। हम यहाँ ये उत्तान पादासन का से फिर अर्धहलासन तक आ गए, ऐसे अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन, गोल घुमाने वाला एक पैर से, फिर दोनों से भी घुमा देते हैं यदि जवान है बच्चे तो। फिर द्विचक्रिकासन, ये 3 अभ्यास हम बैठ करके लेट करके करवाते हैं। फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन, और जो है 25 से 50 बार। तो इससे छाती के ऊपर नाभि तक जो बढ़ा हुआ भार है, नाभि से और गले तक, यहाँ तक बढ़ जाता है वजन, वो कम होता है। फिर इससे एक से या दोनों पैरों से, तो इससे नाभि के नीचे वाला भार बढ़ जाता है। नाभि के नीचे भी तो पेट लटक जाता है लोगों का। खैर वो उठते समय बाएं करवट लेते हैं और ऐसे बैठते हैं। आपको मैं ये बता रहा था मोटापा के लिए। मोटापा के लिए हम बैठ करके भी ऐसे ये द्विचक्रिकासन, ऐसे इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये हम घुमा देते हैं ऐसे 25-25 बार, 50-50 बार। फिर ऐसे सिद्धकोणासन ऐसे, और जो है आगे से झुक करके, और पश्चिमोत्तानासन, और आगे पीछे करवाते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। तो खड़े होकर के तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, मोटापा का पूरा पैकेज करवाते हैं। मोटापा, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप, फिर पेट की बीमारियां, क्रॉनिक अस्थमा, क्रॉनिक आर्थराइटिस, क्रॉनिक डिजीज, चाहे वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितने भी हैं। और मैंने कहा 5 तक जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। वैसे 2-2.5 वाले तो हम क्योरी करके भेज देते हैं। 1.5 से ऊपर क्रिएटिनिन गया तो किडनी की फेलियर की घंटी बज जाती है, और एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है इसकी। तो मैं कहूँगा 2-2.5 वाले तो आए और तुरंत उनको हम ठीक करके भेज देंगे, यानी आपकी किडनी फेल होने से बचा लेंगे। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। मैं आपको ये तो थोड़ा सा संकेत कर रहा था कि भस्त्रिका
कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम। ये 5 प्राणायाम तो इतने सहज हैं, सब कर सकते हैं। फिर ये बाह्य प्राणायाम, तीन बंदे लगते हैं इसमें, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। उज्जाई गले और थायराइड के लिए, स्नॉरिंग, स्लीप एपनिया, थ्रोट इन्फेक्शन, सब गले के रोग ठीक होते हैं। ये भी 5, 2, 7 हो गए और फिर थोड़ी देर ऐसे सांसों के साथ ओंकार का ध्यान। ये 8 प्रक्रियाएं तो हम सबसे कराते हैं। फिर रोगानुसार योग, अलग अलग बीमारी के हिसाब से। स्वस्थ आदमी के लिए फिर योगिक जॉगिंग भी कराते हैं, दंड बैठक भी कराते हैं, सूर्य नमस्कार भी कराते हैं, और ये तो करना ही चाहिए। अभी भी आज की एंडिंग हम सूर्य नमस्कार से ही करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि बहुत अरसे से हजारों लोगों की मांग थी कि स्वामी जी हरिद्वार में रेसिडेंशियल कैंप कब शुरू करेंगे रोगियों के लिए। तो वो कैंप हमने शुरू कर दिया। आपको मैं 7 दिन खुद सिखाऊंगा। मैं रहने वाला हूँ आपके साथ, सुबह 5:45 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक तो योगाभ्यास चलता है। फिर उसकी टेस्टिंग आदि चलती हैं। फिर जो उनको खान पान, उनको डायबिटीज़ के रोगियों को खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाना है, और लौकी का स्वादिष्ट वाला जूस। कि आपको अभी तो इतनी गर्मी बढ़ रही है, वैसे तो गर्मी का उपाय भी चलो बता देता हूँ। लौकी का स्वादिष्ट वाला जूस होता है। लौकी के अंदर हरा पुदीना और धनिया और थोड़ा नींबू। जिनको ब्लड प्रेशर नहीं, उनको थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक डाल देते हैं। क्या आप उसको पिएंगे और पेट भी अच्छा हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा, गैस भी, एसिडिटी भी सब गायब, और बीपी और कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम तो पता ही नहीं लगेगी कब खत्म हो गई। खीरा करेला टमाटर का जूस, लौकी का जूस, और फिर कुछ ये जिनका फैटी लीवर आदि, उनको सर्वकात का काढ़ा भी पिलाएंगे। फिर जिनको अर्थराइटिस है उनको गिलोय, पारिजात और पीड़ांतकवात, तो वो पिला देते हैं। और आपको मैक्सिमम लोगों को तो हम ठीक करके भेजेंगे। ये जबरदस्त चीजें। खैर, गर्मी के लिए भी आपको 5-7 उपाय बता देता हूँ। नींबू पानी तो सबको पता ही है, गर्मी के लिए अच्छा रहता है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लगभग गर्मियों के अंदर 4 से 5 लीटर लिक्विड, और खासकर उसमें पानी, छाछ आदि ये जाना चाहिए। घड़े का पानी पिएं, फ्रिज का पानी ना पिएं। तरबूजा, वाटरमेलन सबसे अच्छा होता है। मोटे रोगियों के लिए भी अच्छा है, ये मोटापा के लिए अच्छा है, पेट के लिए, पेट भी उससे साफ हो जाता है। हाँ, मोटापा वाले रोगियों को हम यही ज़्यादा खिलाने वाले हैं। ज़्यादा हम उनको डाइट में बहुत ज़्यादा माल नहीं खिलाने वाले, कोई लड्डू जलेबी रसगुल्ले नहीं खिलाने वाले। या उनको हम जो है ये वाटरमेलन खिलाने वाले हैं। हमारे अनुराग जी का भी 10-1 किलो वजन बढ़ा हुआ है, तो इनको भी मोटापा शिविर में रखने वाला हूँ, और इनको वाटरमेलन ही खिलाऊंगा। इसको तरबूजा कल्प बोलते हैं। तरबूजा कल्प कराऊंगा तो इनका भी, डॉक्टर का भी वजन जब कम होगा तो लोग कहेंगे ये तो डॉक्टर का भी वजन कम हो रहा है। डॉक्टर हो, पेशेंट हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू मुसलमान, कोई भी जाति मजहब का हो, सबका वजन कम होगा। हाँ, मैं कह रहा था जहाँ गर्मी के लिए तरबूजा एक उपाय है। जो प्याज खाते, प्याज, अरे साहब 1-2 प्याज खा लो, गर्मी लगेगी नहीं आपको। पेट के लिए भी अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा प्याज। हाँ, जो नहीं खाते हैं, थोड़ा सा बांस आती है, उसमें दुर्गंध आती है, तो जो गुरुकुलों में पढ़ते हैं, वैष्णव परंपरा को मानते हैं, स्वामीनारायण आदि को मानते हैं, नहीं खाते, कोई बात नहीं। फिर उनके लिए अलग बताता हूँ। घाट की राबड़ी, जौ की राबड़ी। पहले तो मैं अनाज नहीं लेता था 18 साल तक लगभग। अभी मैं दिन भर कार्य करता हूँ, खाली 1 या 2 गिलास राबड़ी के पी लेता हूँ, और उसमें ताकत भी बहुत है, और पेट एकदम अच्छा रहता है। गर्मी तो लगती ही नहीं। मैं ना तो एसी यूज करता, और पंखा भी 1 या 2 पॉइंट पर चलाता हूँ। पंखा भी जोर से नहीं चलाता। पंखा जोर से चलाओ, एसी चलाओ, शरीर टूटता है बिना मतलब, क्या फालतू के काम। घाट की राबड़ी खाओ। ये घाट की राबड़ी माने जौ का दलिया, केवल और केवल ब्रांडेड। इधर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान में थोड़ा बहुत मिल जाता है लोगों को। पूरे देश में जौ का दलिया पतंजलि का ही मिलता है। खैर, वो जबरदस्त है। फिर इसमें जितने भी पानी वाले फल हैं,
खीरा, ककड़ी और खरबूजा, जो भी सलाद हैं ये अच्छे रहते हैं, सब बॉइल्ड है चीज़ें वो ले। फिर दूध को ठंडा करके पिए, फ्रिज में नहीं। एक टेक्निक है, दूध को ऐसे थाली में डाल दो और 5 मिनट पंखे के नीचे रख दो, साफ इतना ज़बरदस्त ठंडा हो जाता है और उससे एसिडिटी और सब गर्मी भी गायब। फिर दही पिए, अच्छा रहता है। शीशम के पत्ते उनको घोट करके पिए, उससे वो ठंडा रहता है। ऐसे बहुत से उपाय हैं। बेल का शरबत पिए, पतंजलि का भी बेल का शरबत आता है, आम का पना आता है, ब्राह्मी शंखपुष्पी का शरबत आता है, ये आप सेवन किया करो। पतंजलि की छाछ भी आती है, पतंजलि का पनीर भी आता है, पतंजलि का दूध भी आता है। खैर क्या क्या बताएं अभी आपको। आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी, कल आपको दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ भी देने वाले हैं कि इस बार 21 जून आपको ऐतिहासिक जगह मनाने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो लोग शिविर में आएंगे इनको भी सौभाग्य दिलाऊंगा, इसलिए मैंने 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15 से 21 शिविर रखा है। तो एक हिस्ट्री बनेगी इस बार की भी 21 जून की। और वो जो आप आएंगे तो आपको तो इतिहास बनाने का मौका मिलेगा। पूरे हरिद्वार, ऋषिकेश और जो तीर्थ करने आते हैं हरिद्वार, उनको भी हम 21 जून को इंटरनेशनल योग डे पर एक इतिहास बनाने का अवसर देंगे। आज मैंने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी, और जो भी मुझे अभी लाइव सुन रहे हैं डिफरेंट मीडिया से, उन सब से मैं आह्वान करूंगा कि आज वाली सूचना, क्योंकि वक्त बहुत कम है, अभी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है और जगह लिमिटेड है, क्योंकि रेसिडेंस आदि सब उपलब्ध कराना। और यहाँ हाँ ये ठीक है कि यहाँ सब जो है रेसिडेंस सारा एयर कंडीशन है, और रात को आपको कोई ज़्यादा, दिन में तो आपको सुबह शाम योग करवाएंगे, फिर भी दिन में तो विश्राम करना पड़ेगा, तो कुछ लोगों को कंफर्ट चाहिए, तो एयर कंडीशन रूम्स हैं हमारे पास में करीब 1000, लेकिन उसमें लिमिटेड लोगों को ही रख पाते हैं, हम ज़्यादा लोगों को नहीं रख पाएंगे। तो जो इस ऐतिहासिक शिविर हो गए, इसमें ये अपने ढंग का, इसमें सारे जहाँ आपके टेस्ट होंगे, डेली हम रिजल्ट आउट करेंगे, सारा देश और सारी दुनिया देखेगी कि क्या इसका लाभ है। और यद्यपि इससे पहले अभी 7 तारीख से हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए हमने शिविर रखा है, तो उनमें भी जिनको बीपी, शुगर आदि है, कोलेस्ट्रॉल आदि जिनका बढ़ा हुआ है, जिनका वेट आदि बढ़ा हुआ है, उनके परिणाम मैं आपको दिखाऊंगा। डेली बीपी, शुगर और वेट ये चेक करवाऊंगा, आप देखेंगे अरे ये क्या हो रहा है, इतना ज़बरदस्त है। तो ये चमत्कार तो मैं आपको 7 तारीख से दिखाना शुरू कर दूंगा। ये तो आप कल भी देखना, जो हमारे अभी तो जो 1 लाख से ज़्यादा पूरे देश भर में हमारे योग कक्षाएं चलाने वाले जो योगी हैं, योग साधक हैं, हमारे योग शिक्षक हैं हमारे, वो उन्होंने भी 25, 30 किलो वेट कम किया, बीपी, थायराइड ये सब क्योर किया, वो तो आप देखेंगे ही। तो ये चमत्कार तो आपको कल से दिखाना शुरू कर देंगे हम, लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आज हम यहीं पर आपसे लेते हैं अभी इजाज़त, आपसे अभी हम विराम लेंगे, और सुबह मेरे साथ आप योग करना ज़रूर, आस्था पर लाइव आना, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी लाइव आता है। मैं आप सबसे आह्वान करूँगा, आइए योग को अपनाइए। योग ये भारत के ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी विरासत है पूरी दुनिया को, और इंटरनेशनल योग डे पर तो और गौरव बढ़ता है। अभी तो एक तरह से